अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान। आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट और बात होने वाली है बजट की। बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब ने प्रेजेंट कर दिया हुआ है और ऐसा बजट प्रेजेंट किया है कि भाई मैं कहता हूँ कि क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। हाँ, मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ के सुना सकता हूँ कुछ आर्टिकल्स की। कुछ यूँ जाती हैं कि भाई जान, बजट 2024 मिसिंग द मार्क अगेन, फिर से निशाना चूक गया। द टैक्स हैवी बजट लैक्स रिफॉर्म्स, मतलब आपसे रिफॉर्म हो नहीं सकते थे, इसलिए आपने फिर से जिन पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स था उन्हीं पे मज़ीद टैक्स लगा के बस तबाही मचा दी। एक और हेडलाइन मैं आपको सुनाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग से कि बजट 2024 टू 2025 प्रोटेक्टिंग द सीक्रेट काउज अगेन, क्योंकि एग्रीकल्चर पे फिर से आप देखें तो टैक्स ना होने के बराबर। टैक्सिंग द ऑलरेडी टैक्स्ड टू द मैक्स। अब ये सारा इसलिए ऐसी हेडलाइंस आपको सुनने को मिल रही हैं क्योंकि इनकम टैक्स जो सैलरी तबके पे था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अच्छा खासा बढ़ाया गया है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो इनको बढ़ाने की ज़रूरत थी, इन्होंने इस तरह बढ़ा रहे हैं कि हम पे टैक्स लगा के डिफरेंट सेक्टर्स को तो ये प्रॉपरली ला नहीं पा रहे उसके अंदर, तो हमारे पे ही लगाएंगे बेचारों पे। साथ ही साथ जी एक्सपेंडिचर जो हैं गवर्नमेंट के वो इन्होंने कट नहीं करने। जो हमारी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं वो वीवीआईपीज़ लेके चले जाते हैं, लीड हमारी लेके चली जाती है। वीवीआईपीज़ को 5,000 बिजली के यूनिट, 2,000 गैस के यूनिट फ्री मिल जाते हैं। भाई अब ऐसे तो नहीं ना चलने वाला। इसी के साथ साथ पेंशनें बढ़ा दी गई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जितनी भी सैलरीज हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब ऐसे इकदाम कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हमने भाई जीडीपी को 3.6% ग्रो करना है प्रॉपर रिफॉर्म्स लाए बगैर। अब इससे तो यही लगता है कि आपका टारगेट जीडीपी को इतना ग्रो करना नहीं है, आपका जो मेन टारगेट है वो है आईएमएफ से एक और बड़ा सा प्रोग्राम लेना। तो खैर, इसकी और मज़ीद बारीकियों में आज हम इस पॉडकास्ट में नहीं जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बारीकियां सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समा मनी विद गज़ाल देखना पड़ेगा। जो आज हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि भाई ये जो बजट है ये तश्कील किस तरह होता है, इसको प्रेजेंट करने के पहले के क्या प्रोसेस होते हैं, और ये सारा हमें बताएंगे वन एंड ओनली सत्तार साहब। सत्तार साहब, गमगीन तो हम बड़ा हैं ये बजट सुन के, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले हमें ये बताएं सबसे पहले कि ये बजट तैयार किस तरह होता है। ये गमगीन होना, ये खुश होना, इसकी बुनियाद होती है कि पता भी है। ये जो लफ्ज़ है ना, पता भी है, ये बाहर की दुनिया में, जो दुनिया हमसे बहुत आगे जा चुकी है, वहाँ पर पता होता है, उसकी बुनियाद पे कोई खुश होता है, कोई गमज़दा होता है। हमारे यहाँ बग़ैर पता हुए हम खुश भी हो जाते हैं, गमज़दा भी हो जाते हैं। अब ये बजट प्रिपरेशन प्रोसेस जो है, ये मुझे कैसे पता चला कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे काम करने वाला हूँ। बिल्कुल, मैं महकमों में घुसता था, उनकी फाइलें निकालता था, तो वहाँ मुझे पता चलना शुरू हुआ। ये बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी, कि बजट बनना कब शुरू होता है, बजट प्रिपरेशन प्रोसेस शुरू कब होता है। तो मैंने कई दफ़ा देखा जो इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं उनको भी नहीं पता कि बजट प्रिपरेशन प्रोसेस शुरू कब होता है। ऐसे ही है। अब मेरे लिए तो झटका था क्योंकि मैं कोई बजट के ऊपर काम नहीं करता था, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स निकालता था, कोई इनसाइट, कोई ये वो, और हमेशा सारी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। वो हेर से को तो अब ये है कि अंदर की बात पता चली। अब अंदर की बात बताने वाले ने आपको अंदर की बात तो बता दी, क्या कोई एविडेंस भी दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स भी दिए, कोई दस्तावेज़ात भी दिए। हम वैसे कहते हैं अंदर की बात का मुझे पता लग गया। इस तरह अंदर की बात का एक हमारे यहाँ पे फैशन बन गया बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग अपने ज़माने में डॉक्यूमेंट्स पे काम करते थे। डॉक्यूमेंट नहीं होते थे तो हम छोड़ देते थे, नहीं भाई इस पे नहीं काम करते। ठीक है। उसमें हुआ ये कि एक कहता है होता है 2-3 चीज़ें हैं, कॉल बजट सर्कुलर, कॉल बजट सर्कुलर। अच्छा जी, ये कब इशू होता है, ये कौन इशू करता है, किसको इशू करता है? भाई जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो कलेक्टिंग हो या स्पेंडिंग हो, मिनिस्ट्री हो गए, महकमे हो गए, वो कॉल बजट सर्कुलर, वो प्रोसेस शुरू होता है। ये सारा प्रोसेस अक्टूबर में शुरू हो जाता है। ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं जनवरी तक ही। ओके, ठीक है, यहाँ पर होता है। अब ये किसी बहुत कम लोगों को पता है कि यार ये प्रोसेस तो अक्टूबर में शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं जून में बजट आता है, इससे एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले, 1.5 महीना पहले। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों की नहीं है। अब उसमें क्या होता है,
एक होता है कि आपने बजट प्रिपरेशन प्लान्स, वो अक्टूबर में फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल कैबिनेट होती है ना उसके सामने पेश होता है अप्रूवल के लिए, अक्टूबर में, फिर मार्च में पेश होता है। अच्छा, जब ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है, उसकी जो सरकारी मशीनरी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट पूरे का पूरा साल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट शुरू ही बहुत देर बाद होती है। पूरी दुनिया में बजट जो होता है ना, बजट की प्रिपरेशन में, उसके प्रोसेस में, उसकी ओवरसाइट, उसका अकाउंटेबल होना, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका गवर्नेंस, उसमें पार्लियामेंट का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल होता है। पॉलिटिकल जो साइड होते हैं, जिसको हम आप वोट दे के लाते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कब शुरू होती है? वो तकरीबन 7-8 महीने के बाद, ये बजट कॉल सर्कुलर इशू होने के 7 महीने बाद जाके पॉलिटिकल पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। और पॉलिटिकल जो उस वक्त रूलर्स होते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होती है, जिसको यूजुअली प्रिजाइड करता है प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है, जो वफाकी वजीर का दर्जा रखता है। अच्छा सितार साहब, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो हम बाद में आएंगे, पहले मुझे बताएं ना कि इससे पहले जो प्रोसेस है, जैसे आपने बात की बजट सर्कुलर कॉल, इसके बाद क्या स्टेप आता है? बजट कॉल सर्कुलर होता है कि हर मिनिस्ट्री, हर महकमा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजता है कि जनाब ऐसा ज़रूरियात है कि पिछले साल का बजट ये था। और फिर उसमें ये होता है कि जो पिछले साल के बजट से एक सर्टन परसेंटेज ज़्यादा की एलोकेशन एक प्रैक्टिस रही है, विदाउट हैविंग एनी एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया। यानी कि होता ना कि पिछले साल इतनी एलोकेशन थी, हमने इतनी मांगी थी, इतनी मिली थी, उस हिसाब से एक सर्टन परसेंटेज बढ़ा के तो वो डिमांड कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे वफाक की हो चाहे सूबाई हो, इसी की तरफ कॉल बजट सर्कुलर जाता है, हर महकमा, हर डिपार्टमेंट। अब उसमें 4 महकमे, वफाकी सतह पे बात करूँ, 4 महकमे ऐसे होते हैं जो बजट प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट सारे का सारा साल उस पर लगा देते हैं, इन्वॉल्व होता है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री होती है, वो प्लानिंग कमीशन होता है, वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न होती है। अब ये होते हैं कि आपने इस सारे अरसे में जो ऑफिशियल मशीनरी होती है, जो सरकारी महकमे में काम करने वाले होते हैं, या ब्यूरोक्रेट होते हैं या सरकारी ऑफिशियल मशीनरी स्टाफ होता है, वो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत देर से आती है, और यही एक सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का या पार्लियामेंटेरियन का उस पर डिबेट करना। पाकिस्तान में कैसे डिबेट होती है? ये बजट पेश हुआ, कई बजट पाकिस्तान में पास हुए हैं। एक बजट पता नहीं 2005-06 का था, 9 घंटे में पास हो गया था मैक्सिमम। ये सालों साल चलता रहा। मैक्सिमम क्या हुआ कि जी 56 घंटे लगे थे बजट पास होने में। अब इंडिया को देखा जाए, वहाँ एवरेज जो है ना 75 दिन बजट पे डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर बनता है। पाकिस्तान में ये होता है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, आपने कभी पार्लियामेंट में देखा होगा, पलंदा पड़ा होता है हर पार्लियामेंटेरियन के पास। इट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, बाय IMF, सो मैनी इदारे जो इस पे काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं आपका जो बजट डॉक्यूमेंट्स है ये रीडिंग फ्रेंडली नहीं है। लग पता ही आता, पार्लियामेंटेरियन को तो पता ही नहीं होता बारीकियों में क्या है इसमें। पढ़ते भी हैं वो। इतना पलंदा जर्नलिस्ट उठा के लाते थे, लेकिन सारा साल वो पढ़ नहीं सकते थे, बड़े और काम भी होते थे। अब एक चीज़ होती है कि सिटीजन्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन, आम बंदे की इन्वॉल्वमेंट बजट प्रिपरेशन में, वो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पता नहीं कोई पोर्ट सिटी है ब्राज़ील की, ठीक है, कितने साल पहले लोकल जो गवर्नमेंट होती थी, मकामी हुकूमत का बजट, उसमें 40,000 लोग हिस्सा लेते थे, सिटीजन्स। किस तरह उसका अल्टीमेटली भाई प्रोसेस शेयरिंग का प्रोसेस है ना, कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया, पब्लिक किया, पाकिस्तान में तो बीमारी एक है,
कोई चीज़ पब्लिक नहीं करनी। पता नहीं हर बंदा यहाँ डर लगता है, हर बंदा छुपा के बैठा हुआ। ये मुल्क है कि जहाँ पर हर एक शख्स, हर एक महकमा, स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, छुपा के बैठी होती। पता नहीं कि छुपाने में इनको बहुत बड़ा मज़ा आता है। ये समझते हैं बहुत फ़ायदा होगा इसको। अच्छा, खुद तो छुपा रहे होते हैं लेकिन दूसरे से पूछ रहे होते हैं। हाँ, मैं अपनी चीज़ें छुपा रहा होता तेरे हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बताते क्यों नहीं है? अब गजल मुझे कह सकता है कि खान साहब आप कब बताते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, वो एक कहूटा प्लान था, मुझे इसलिए छुपाना पड़ा। अब देखो, लेकिन गजाल नहीं छुपाएगा। अब यहाँ पर गजाल जब ऐसी बात होगी, खुदा की कसम तुम भी पाकिस्तानी हो, एक बात ज़हन में रख ले। पाकिस्तानी माइंड सेट जो होता है, पाकिस्तानी कल्चर जो होता है, लेकिन ये तो फिर हेस्टी जनरलाइजेशन, वो सारे का सारा आप उसमें ले आते हैं। और जब अपने आप को अच्छे कामों के लिए आप पाकिस्तानी समझते हो, तो कोई काम ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, फिर आप उस सूरत में भी अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करो, एक्सक्लूड कर लेते हो अपने आप को। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं। लेकिन बात हो रही थी कि ब्राज़ील की मैं बात कर रहा, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, यूरोप की बात नहीं कर रहा। ब्राज़ील में सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, बिल्कुल 40,000 लोग, यार इधर गौर करें ना, 40,000 लोग यार, एक मुकामी हुकूमत है, पोर्ट सिटी है ब्राज़ील का, पता नहीं पोर्ट एलेग्रे, पता नहीं क्या इस तरह का नाम है उसका, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जब लोगों की पार्टिसिपेशन आई उसमें, उससे क्या हुआ कि बजटरी एलोकेशन, जिसका हम सोशल सेक्टर कहते हैं ना, इसमें ज़्यादातर होता है कि जी तालीम पे क्या खर्च हुआ, डेवलपमेंट फंड आ गए, हेल्थ पे क्या हुआ, फूड पे क्या हुआ, वो 40% तक उसमें इजाफा हुआ। अब सीवरेज का होता है, वाटर कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, उसमें भी 30-40% का इजाफा हुआ। यानी कि वो बजटरी, जो बजट प्रिपरेशन प्रोसेस था, उसमें टेक्नोक्रेट तो नहीं इन्वॉल्व थे, ठीक है। आम बंदा था, वो कहता था यार मेरे ख्याल में जो आप हमें बता रहे हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अगर ये चीज़ आ जाए, हो सकता है बड़े काम की चीज़ हो। अब हो कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन पे उनका इम्पैक्ट जाना आता है, चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए। जब स्टेक होल्डर ही उस प्रोसेस में नहीं है, स्टेक होल्डर तो दूर की बात है, पार्लियामेंट जो बैठी हुई है, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो पार्लियामेंटेरियन है, अब मिनिस्टर की जो स्पीच होती है वो कौन लिखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखती है। अच्छा जी। जिस दिन वो स्पीच दे रहा होता है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर आपको बजट पेश कर रहा होता है, वो स्पीच किसने लिखी होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखी होती है। कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसमें? कोई पॉलिटिकल ओवरसाइट है? कोई पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट है? कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट है? नेवर, होती नहीं सिरे से। आया, पलंदे रखे हुए, अब पलंदे रख के बंदा खुश हो जाता है, हालांकि उसको घबराना चाहिए। बाकी दुनिया में होता है कि यार इतना पलंदा है, मैं पढ़ कैसे सकूंगा, वो मेरे को ले गया। हमारे यहाँ एक टर्म चलती है, मेरे को ले गया। वो भी तेरे को है, तेरे पास है, तू पढ़िया भी है, तेनू पता भी की लिखे। अच्छा पढ़िया, चलो पढ़ लेता, तेन समझ आई है तो मतलब की है था? खुदा की कसम, पाकिस्तानी बजटरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, बजट वाले दिन पेश होते हैं, ओपन चैलेंज है। हम लोग जब पकड़ते थे, निकालते थे, तो हमें कई दफ़ा 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस पे कितने दिन लग जाते थे उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड सर्कुलर होते हैं, जिसमें दुनिया को बताया जा रहा है कि आपके बजट में ये फ्लॉज हैं, ये लूप होल्स हैं, उसमें भी दिया जाता है। लेकिन अगर सितार साहब इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और वो मिनिस्ट्री की तरफ से ही आती है, तो फिर भी आप मुझे बताएं ना, जैसे बजट प्रेजेंट किया गया, सारी बजट प्रेजेंटेशन, बजट प्रिपरेशन, ये इसमें अगर कह लें कि हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चलें कह लेते हैं, हाइपोथेटिकली बात कर लेते हैं, तो फिर भी क्यों जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो नहीं लिए जा रहे? फिर भी एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं लग रहा? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तभी तो हो रहा है ना, क्योंकि वो उधर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। यार एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर ना मैंने 1-2 शो किए हैं। जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो MNAs हैं और चारों सूबाई असम्बलियों के जो MPs हैं, इनके जो बिज़नेस होते हैं, 3 टाइप के बिज़नेस होते हैं। और एक नॉर्मल बिज़नेस होता है, एक बिज़नेस का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको टर्म दी गई है, वो बिज़नेस होता है कि एग्रीकल्चर बिज़नेस होता है। 17 अरब की इनकी सालाना इनकम, जो ये पार्लियामेंट गए ही नहीं 2023 में, उस पार्लियामेंट की बेस पे बात कर रहा हूँ। अभी इसके तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो उसमें यह था कि 17 अरब की सालाना कमाई होती है पार्लियामेंटेरियंस की,
और 1,000 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं। उनमें से सिर्फ 1 अरब 80 करोड़ की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ, पार्लियामेंटेरियन की मैं इनकम बता रहा हूँ। जब पार्लियामेंटेरियन नॉर्मल इनकम में बहुत जा रहे हैं और दूसरे इनकम में बहुत जा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम में क्यों नहीं जा रहे? पार्लियामेंटेरियन है 400 से ऊपर होंगे। पंजाब का आपका है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पे हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर, एग्रेरियन, पता नहीं क्या क्या टर्म हमने दी हुई है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ के जो रूलर्स हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो वोट लेते हैं, जो देहाती इलाकों में रहते हैं, जो गांव में पिंड में रहते हैं, उनकी एग्रीकल्चर इनकम क्यों कम है? वो बाकी बिजनेस की तरफ तवज्जो देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते हैं? 17 अरब की सालाना इनकम है पार्लियामेंटेरियन की 2023 तक की मैं बात करूं, ठीक है। तो 1 अरब 80 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम, अजीब सी बात है। वो भी 400 लोगों की आउट ऑफ 1000। अब ये होता है कि जनाब, जब आपका फोकस खुद अपनी कमाई पे नहीं है तो आपने अदरवाइज एग्रीकल्चर पे कितनी तवज्जो देनी है? और एग्रीकल्चर में अब बताओ, बड़े से बड़ा बंदा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का, चाहे वो नून लीग का, चाहे पीटीआई का, उसकी एग्रीकल्चर इनकम किसी ने कभी स्टडी की है जाके उनके एमएनएज, इलेक्टेड एमपीएस की, कि कितनी इसकी कमाई है एग्रीकल्चर इनकम की? जब ये अपनी एग्रीकल्चर इनकम पे तवज्जो नहीं दे रहा तो लोगों की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें उस पर क्या तवज्जो देगा? वो एक ऐसे बिजनेस पे तवज्जो दे रहा है जो उसका एरिया ही नहीं है, लेकिन चूंकि वो एमएनए है, एमपी है, इन्फ्लुएंशियल है, उसके इर्द गिर्द होता है कि उसको आसानी होती है कि मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो वो एग्रीकल्चर बिजनेस पे क्यों नहीं करता? अब आप एग्रीकल्चर टैक्स पे आ जाते हो। एग्रीकल्चर टैक्स की शरह अदरवाइज ही बड़ी कम है। जब इनकम इतनी है तो एग्रीकल्चर टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? नहीं, इनकम तो अच्छी खासी है। 1 अरब 80 करोड़। ये तो पार्लियामेंटेरियंस की बात कर दी। पार्लियामेंटेरियन की, पूरे मुल्क के पार्लियामेंटेरियन की 1 अरब 80 करोड़ डॉक्यूमेंटेड। हाँ, तो अदरवाइज आप कैसे टैक्स लगाओगे जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है? स्टार साहब, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उस पर काबू पाना पाकिस्तान का भी नंबर 1 फोकस होना चाहिए, तो अगर वो है तो आपको क्या लगता है जो डॉक्यूमेंटेड इतना आ रहा है तो अनडॉक्यूमेंटेड से कहीं ज़्यादा होगा? यार डॉक्यूमेंट्स की बात है ना, औरंगजेब साहब ने खुद कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है हमारी वो डॉक्यूमेंट से ज़्यादा है, और उसका यार ये कोई औरंगजेब साहब ने पहली मर्तबा कहा है, और उसका हमने उसका हल निकालना 20, है। 25, 30, 40, 45, 50 साल से ये हम सुनते आ रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का वॉल्यूम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है ना? तो आप ये समझते हैं, जो मैंने पहले बात की है, पब्लिक करने को ना आप तैयार हैं ना मैं तैयार हूँ। अपनी जाती चीज़ें, किसी की चीज़ हो, हम बहुत शौक से जाते हैं, एरा पता चलना चाहिए छम्मा जांदा किथे, आंदा किथे, चढ़िया क्यों सी, सीढ़ियाँ चढ़िया सी, दूजे फ्लोर से गया सी, तीजे फ्लोर से। दूसरे के बारे में कितनी क्यूरोसिटी होती, अपने बारे में हमने हर चीज़ें छुपाई होती हैं। तो जिस मुल्क में ये टेंडेंसी हो, जिस मुल्क में ये माइंडसेट बन चुका हो, जिस मुल्क में ये कल्चर बन चुका हो, आम बंदे का, हुकूमत का, महकमों का, रियासत का, उसे कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी बताओ? अच्छा, एक और सेक्टर की बात करूं जरा मैं आपके साथ, रिटेल होलसेल सेक्टर। ठीक है, अब एक साहब हैं जिन्होंने टीवी पे बैठ के, एक नाम तो नहीं मैं उनका लूँगा, खैर, कि PMLN नवाज शरीफ साहब, इनका अच्छा खासा लेना देना है भाई रिटेल होलसेल सेक्टर से, इनका बड़ी जान पहचान है, बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये जब भी इधर से कोई भी बंदा उठ के जाता है उनके पास यार आप बजट बदल देते हैं, उनकी फेवर में कर देते हैं। अब ऐसे है कि ये 18-19% हमारे GDP का बनता है रिटेल सेक्टर का ना, और ये देते हैं जी मुश्किल से 1-1.5% टैक्स। गलत बात है क्या? नहीं यार एक बात ज़हन में रख लेना, पाकिस्तान में जो हुकूमत हो ना, मैंने हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है। मैंने लिहाज नहीं किया ये नवाज शरीफ है, ये जरदारी है, या इमरान खान है, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको लिहाज नहीं करना किसी का। पॉलिटिकल बायस से सारी जो साइड डॉक्यूमेंट कह रहे हैं आपने उस पर चलना। आप कहें यार मुझे नवाज शरीफ देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन डॉक्यूमेंट में मुझे इसको फेरना पड़ेगी छुरी, तो मैं फेरूंगा छुरी।
मुझे जरदारी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में को देखता हूँ तो मुझे छुरी फेरनी है, मैं फेरूंगा। मैं इमरान खान की तरफ देखता हूँ, यार देख बड़ा गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम, बट जब मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो मुझे छुरी फेरनी पड़ती है इमरान खान पे। वाई वी आर डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड की बात की है ना, तो इधर भी देखो कि जर्नलिस्ट भी वही होता है जो डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा जाए, वो हेयर से पे नहीं जाना चाहिए। लग रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, वो काहे की जर्नलिज्म हो गई? आपने अज्यूम किया, लोग कह रहे हैं, भाई लोग कह रहे हैं वही आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? एक जनरल पब्लिक परसेप्शन डिफरेंट होता है। एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट होता है, मीडिया पर्सन होता है, उसने डिफरेंटली जाना, उसका परसेप्शन कोई नहीं होता, परसेप्शन पब्लिक परसेप्शन होता है, उसका परसेप्शन नहीं होता, उसने इन्फॉर्मेशन के साथ आना है। अगर आपने ये देखना कि हमने परसेप्शन के साथ चलना है तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। ये जो बजट की बात हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है? आपने कहा फलाना फलाना, कौन सी ऐसी हुकूमत ने यहाँ पाकिस्तान में नहीं गुजरी, कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं गुजरा जो ये तुम रिटेल की बात कर रहे थे? रिटेल होलसेल सेक्टर, 3 सेक्टर्स रहे हैं ना। कौन सा वो रियल एस्टेट, कौन रिटेल, सा एग्रीकल्चर हुक्मरान था जिसके दौर में इस तरह की मिसालें नहीं आईं? सदियों पुरानी एक बात जो मैं अभी कहना, SRO होते थे एक ज़माने में। SRO क्या थे? पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट की ओवरसाइट, साइड पे अरबों रुपए के SRO इशू हो जाते थे। SRO कैसे इशू होते थे? मेरी हुकूमत है ना, अब्दुल सत्तार खान वज़ीर आज़म है, अब्दुल सत्तार खान के कान में एक दोस्त ने बात डाली कि जनाब ये रेजिड्यूल का लफ्ज़ SRO में शामिल कर दें। मैं कहा ओके, कि फ़ायदा होएगा, ये फ़ायदा होगा, उसके बगैर तो पाकिस्तान में नहीं ना होता। रेजिड्यूल का लफ्ज़ शामिल किया गया, कुछ अरसे रेजिड्यूल का लफ्ज़ शामिल रहा, कुछ अरसे बाद डिलीट कर दिया गया, एक और SRO आ गया। जब वो आपने शामिल किया था, लंबा चौड़ा हाथ मारे गए, फ़ायदा हुआ, लीगल कवर था उसको। जब वो रेजिड्यूल का लफ्ज़ डिलीट किया गया तो करोड़ों का फ़ायदा हुआ, बट लीगल कवर था। ये हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस रही है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो या फौजी डिक्टेटर हो, कि उसने ओब्लाइज करना ही करना है। अब वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट का काम होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है, कि हाउ मच मनी कलेक्टेड फ्रॉम whom एंड हाउ मच मनी पॉकेटेड टू whom, गिवन टू whom। ये होता है, whom दो तरफ आता है कि आपने किससे कितने पैसे लिए और किसको कितने पैसे दिए। इसमें होता है कि जिसके पास पैसे ज़रा ज़्यादा नहीं है उससे निकल के उसके पास जिसका बिल्कुल पैसे नहीं है उसकी जेब में जाएं। पाकिस्तान में रिवर्स में होता रहा बिल्कुल, कि एक आम बंदा है जिसकी जेब में वैसे ही पैसा नहीं है या बहुत कम पैसे हैं, वो बहुत कम पैसों वाले की जेब से पैसा निकलता है और बजट के ज़रिए वो एक अमीर की जेब में, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, उसकी जेब में चला जाता है। अब रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है ना, वो हर दौर में, हर दौरे हुकूमत में ये नाकाम रहा है। वफाक में कोई सियासी हुकूमत है, सूबे में कोई सियासी हुकूमत है, दूसरी सियासी जमात उसकी हुकूमत है, इनका आपस का देख लो। अब पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशंस होती हैं, मेरा टिल्ट है वफाकी हुकूमत जिसकी है, मेरा टिल्ट वहाँ पर है, मैं मारूंगा जो वफाकी हुकूमत कहेगी ना, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई वफाकी हुकूमत तो इस मामले में विलन है, सूबाई हुकूमत जिसको मैं पसंद नहीं करता वो इस मामले में हीरो है, लेकिन चूंकि मैं अपनी पसंद पे जाऊंगा तो मैं विलन को सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान में ये बजट पेश हुआ, जिस सियासी जमात की हुकूमत है उसके सपोर्टर कहेंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो अपोजिशन है उन्हें क्या कि यार ये तो कातिल है, ये बजट तो कत्ले आम है, आम लोगों का। दोनों अपनी जगह पर अपनी पसंद नापसंद पे चल रहे हैं। किसी ने मेरिट पे नहीं जाना, किसी ने इसको स्टडी करके नहीं जाना कि ये 3 चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, ये 2 चीज़ें ठीक है, ऐसे कभी नहीं होगा। जो जिसने मुखालफत करनी है वो पूरा ही गलत है, वो पूरे का पूरा गलत है। जो सपोर्टर है वो कहेगा सारा ही सही है और बेचारे की कर सकते। अब तुम देखो कि बजट पेश हुआ, पास हुआ किसके दौर में?
नून लीग की हुकूमत है ना अभी तो नून लीग का जो सपोर्टर है वो क्या कहेगा, वो एडा मुश्किल है, IMF भी थी, वर्ल्ड बैंक भी था, हमने पैसे पड़े देने थे, बड़ा प्रेशर है ना, आप कुछ तो मौका दें। वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ PTI उसका सपोर्टर क्या कह रहा है, वो PTI के सपोर्टर को छोड़ो पड़े उमर अयूब खान ने मेरा कत्लेआम का नाम लगाया कि आम लोगों का कत्लेआम। उमर अयूब खान से पूछा जाए कि आप वजीर ख़जाना थे इमरान खान के दौर में, आपको निकाला क्यों था, आपकी वजारत बदली क्यों थी? इसी इमरान खान ने बदली थी जो आपका लीडर है। मैंने तो नहीं बदली थी, आपने तो नहीं बदली थी। अब देखो ना कि आप वजीर ख़जाना नाकाम हुए होंगे तो आपको निकाल दिया ना, बिल्कुल, आपको दूसरी वजारत दे दी गई। मतलब ये वो लोग होते थे, हमाद अजहर होता था, असद उमर होता था, उमर अयूब खान होते थे, ये आजकल जो अपोजिशन में बैठ के बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये होते थे। खुदा की कसम ऐसे लगता था 3 महीने के लिए वो वज़ीर ख़जाना वो है, और 3 महीने के लिए वो है, और 3 महीने के लिए वो है। अब 9 महीने उन्होंने तकसीम किए होते थे। इमरान खान की मर्ज़ी होती थी उमर अयूब को हटा के हमाद अजहर को बना दो, हमाद अजहर को हटा के असद उमर को बना दो। दोनों तरफ हाल यही है। जब तक एक पीपल्स सिटीज़न पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट की ओवरसाइट नहीं होगी, एक प्रोसेस नहीं होगा कि कई दिन कई हफ्ते डिबेट नहीं होगी, और जिस दिन जिन्होंने डिबेट करनी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका बजट ऐसे ही चलेगा। हमारा बजट ऐसे ही चलेगा। इसी बात पे हमारा जो वक्त है वो भी इसी तरह चला गया, तो हमें अनफॉर्चुनेटली आज की डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा सत्तार साहब। बाकी जैसे सत्तार साहब ने कहा, आप भी ज़रा अपने बायस से साइड पे रख के प्रॉपर्ली स्टडी करें। फिर कमेंट सेक्शन तो नीचे दिया ही गया, आप लोगों के लिए दिया गया यार, अभी जाएं नीचे, थोड़ा बताएं हमें आपकी क्या राय है इस बारे में। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। मेरे सत्तार खान साहब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।